हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों कुछ परेशानी होने के कारण मैं आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने न्यूज़पेपर पे चलते हैं और न्यूज़पेपर का हम लोग सबसे फर्स्ट पेज पे चलते हैं। आप लोग एटलीस्ट कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए ताकि जो मैं आपको बता सकूँ वो आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर फर्स्ट पे। पेज नंबर फर्स्ट पे यहाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ है। देखिए, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ कवर नहीं करते हैं और ना ही मैं आगे कभी करना चाहता हूँ पॉलिटिकल न्यूज़। जो हमारी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है और जो प्रोडक्टिव न्यूज़ है, ठीक है, उसी को मैं आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ पे। जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ है और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, देखिए आप लोग क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। यहाँ पे जब से ये यूनियन बनी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त होते हैं। ठीक है, और पिछले साल ही बना है। तो जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? जीसी मुर्मू थे, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से किसने रिज़ाइन किया है? जीसी मुर्मू ने। ठीक है, उनका जीसी मुर्मू का पूरा नाम है गिरीश चंद्रा मुर्मू। नाम ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्रा मुर्मू इनका पूरा नाम है। ठीक है, अच्छा, एक बात, दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को नहीं देता है, बल्कि प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ही अपना त्याग पत्र या फिर रेजिग्नेशन लेटर दिया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि यह बताइए आप लोग कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? यहाँ पे शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलवाते हैं, यहाँ पे शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। जो उस स्टेट के चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो यहाँ पे शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की इस समय की प्रेजेंट टाइम की कौन है चीफ जस्टिस? कौन है? तो गीता मित्तल जी हैं। ध्यान रखिएगा, गीता मित्तल कौन है? चीफ जस्टिस है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ये रिटायर तो हो जाएंगे जीसी मुर्मू जी, और इनको हाल ही में फिर किस में भेजा जाने की बात हो रही है, क्योंकि इनको अभी जो सीएजी के जो हेड हैं राजीव महर्षि, उनको अभी हाल ही में रिज़ाइन करना है क्योंकि उनका टर्म जो है वो पूरा हो रहा है। तो राजीव महर्षि जो हैं वो अभी हाल ही में रिज़ाइन कर रहे हैं सीएजी से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के हेड की पोजीशन से रिज़ाइन कौन कर रहा है? राजीव महर्षि अभी हाल ही में एक हफ्ते बाद रिज़ाइन कर रहे हैं, और जीसी मुर्मू को ही देखा जा रहा है कि आगे ये सीएजी के हेड बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सीएजी के जो हेड बनने वाले हैं वो जीसी मुर्मू जी ही बनने वाले हैं। तो यहाँ से हमें दो न्यूज़ेस आराम से मिल गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे यहाँ हाई कोर्ट की जो ये न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि हाई कोर्ट ने जो रिजेक्ट कर दी है प्ली। अब कौन सी प्ली को रिजेक्ट करी है, एक बात समझिएगा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली जो हमारी सेना है, बेसिकली तीनों सेनाओं के लिए हुआ है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के लिए क्या हुआ है कि बोला गया है कि जो पर्सोनल हैं, पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी। ठीक है, यहाँ पर्सनल नहीं बोल रहा, मैं पर्सोनल बोल रहा हूँ। जो पर्सोनल हैं, जो कर्मचारी हैं और जो क्रिटिकल साइट्स पे जो तैनात होते हैं, उनको खासकर सोशल मीडिया जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। उनके ऊपर बैन लगा दिया गया सीधे सीधे, मतलब बैन का इम्पोज कर दिया गया सीधे। ठीक है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे याचिका डाली गई थी कि जो है वो बैन को हटाया जाए, क्योंकि जो है वो सबके लिए होता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है आर्टिकल 34, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, 33 या 34 है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 33 या 34 में है कि जो भी हमारे बेसिकली जो सेना में लोग होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो थोड़े दबा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये लिखा गया उसमें आर्टिकल 33 या 34 एटलीस्ट किसी में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उनके कम होते हैं सेना में जो लोग होते हैं, और यहाँ पे इसी बात का हवाला दिया गया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो है वो प्ली रिजेक्ट कर दी है। जिसने भी ये प्ली लगाई थी, जो वहाँ पे सेना के जो इस काम को चैलेंज किया था कि वहाँ पे सोशल मीडिया साइट का बैन नहीं होना चाहिए, उस प्ली को ही रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है,
दूसरी बात करते हैं कि हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट ने ऐसा किया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो धीरू भाई नरन भाई पटेल हैं। ध्यान रखिएगा, धीरू भाई नरन भाई पटेल हैं जो हाई कोर्ट के इस समय के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, कहाँ के, दिल्ली हाई कोर्ट के। ठीक है, दिल्ली के बारे में बताइए, अरविंद केजरीवाल कौन है, सीएम है, और वहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिसोदिया जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग अगस्त की जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी तक 1 अगस्त पढ़ाया है, 4 अगस्त पढ़ाया है, 6 और 9 अगस्त पे बता दिया था आपको। 7 अगस्त जो आज की डेट है वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो 7 अगस्त को होता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे होता है। और ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था, ये इंडिया का ही है। मैं नेशनल हैंडलूम डे बोल रहा हूँ, तो राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग जो है वो भारत का ही है। सबसे पहली बार 7 अगस्त 2015 को ये मनाया गया था। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिवस को बेसिकली रखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अगस्त। हमारे अगस्त का जो पहला फ्राइडे है वो आज है, 7 अगस्त को है। और इस दिन एक और डे मनाया जाता है, वो है यूएसए का इंटरनेशनल बियर डे। तो इंटरनेशनल लिखा हुआ है तो इसका मतलब पूरे विश्व के लिए होगा, लेकिन जहाँ से निकला हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए से ये चीज़ निकली है। ठीक है, यूएसए का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, और वहाँ पे एक जगह है सेंटा क्रूज। तो सेंटा क्रूज ने 2007 में इस दिवस को मनाया था, और तब से ही इंटरनेशनली इस पूरे दिन को क्या कर दिया गया, ग्लोबलाइज कर दिया गया, और आज बन गया है इंटरनेशनल बियर डे। ठीक है, जो बियर आप पीते हो वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग के दिमाग में आ गई होगी चीज़ें। चलिए बात करते हैं अगली, पेज नंबर 14 पे, इकोनॉमी के पेज पे चलते हैं। द वर्ल्ड पे आज कोई खास न्यूज़ है नहीं, ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ है। पेज नंबर 14 पे चलते हैं, यहाँ सेबी की न्यूज़ है। सेबी की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेबी में जो चेयरमैन है अजय त्यागी, अभी हाल ही में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो 18 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने क्या बोला है, सेबी के जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, नाम क्या है, अजय त्यागी, उनका जो है कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किनका कार्यकाल 18 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है, ये पूछ सकते हैं कि सेबी के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी जी हैं। ठीक है, अजय त्यागी के बारे में बता देता हूँ, 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इनको कैडर मिला था। और आगे बात करते हैं सेबी के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो सेबी जो है उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले ये संस्था कब बनी थी, 1988 में बनी थी, और उसके बाद 1992 में इसका नवीनीकरण किया गया था। नवीनीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि इसको नई बिल्डिंग बना दी गई, नया ये कर दिया गया। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए और उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो आपके म्यूचुअल फंड मार्केट जो होती है उसको पूरी तरह से देखना कि काम सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। दूसरी बात होती है स्टॉक मार्केट जो होती है उसको भी देखना कि उसको अपना फंक्शनिंग जो है वो सही तरीके से कर रही है कि नहीं, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं आईपीओ। जो नई आईपीओ अगर कोई लॉन्च लाना चाहता है तो उसको परमिशन देने का काम भी सेबी ही करती है। यहाँ पे जो टोटल मेंबर होते हैं वो पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन मैं आपको 5+4 बता रहा हूँ। ठीक है, 5+4 का मतलब समझिएगा, अगर मैं टोटल मेंबर की बात करूँ तो 6 ही मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो आपके परमानेंट होते हैं, और जो छठा मेंबर होता है उसमें 4 लोग होते हैं। समझ रहे हैं ना, 5 मेंबर तो आपके सीधे सीधे रहेंगे जो परमानेंट होते हैं, और जो छठा होगा, छठे में 4 लोग आते हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं। अच्छा, उस देखिए मैं पहले 5 की बात कर लेता हूँ। पहले 5 में जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है चेयरमैन। ठीक है, जो बेसिकली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अजय त्यागी जैसे चुने गए, ये तो पहले पर्सन हो गए। दो मेंबर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चुने जाते हैं। कितने मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए। जो चौथा मेंबर है वो आरबीआई का एक्स कर्मचारी होना चाहिए। ठीक है, कितने मेंबर हो गए भैया, 4 मेंबर हो गए। पांचवा जो मेंबर है वो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाना चाहिए। ठीक है, वो भी समझ लीजिए, देखिए सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने जा रहे हैं कहीं ना कहीं।
ठीक है, तो अब तक 5 आदमी हो गए। और छठे में जो 4 मेंबर होते हैं वो होते हैं पार्ट टाइम मेंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 14 पे इकोनॉमी का पेज है, यहाँ पे रिलायंस की ये न्यूज़ है। आप ये कौन सी रिलायंस की न्यूज़ है? ये रिलायंस मुकेश अंबानी की नहीं है, ये रिलायंस है अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी की 2 कंपनियां थी, एक तो थी रिलायंस कम्युनिकेशन, आर कॉम जिसे बोलते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, और दूसरी है आरटीआर, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। देखिए जो मुकेश अंबानी कंपनी है वो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, RIL उसे कहते हैं, वो है मुकेश अंबानी की। अनिल अंबानी कौन सी कंपनी है? अनिल अंबानी की 2 कंपनियां हैं, आर कॉम है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल है, उसने बोला है कि जो है जो रेजोल्यूशन प्लान है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेजोल्यूशन प्लान का मतलब है कि देखिए बहुत सारा डेप्थ हो रखा था रिलायंस कम्युनिकेशन और आरटीएल पे, तो अब वो डेप्थ को चुका नहीं पा रही और दिवालिया भी घोषित हो गई है। तो अब क्या किया जाएगा? अब जो ट्रिब्यूनल है वो पैसों की अगुवाई करेगी। कैसे करेगी? बेसिकली उनके जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा, और बोला जा रहा है कि उनके जितने भी एसेट्स हैं वो करीब करीब 23,000 करोड़ के जो है वो पूरे बिकेंगे। ठीक है, जबकि डेप्थ कितने का है? डेप्थ है उनके पास 46,000 करोड़ का। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ ये कौन सी ट्रिब्यूनल है जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आ रही है। ट्रिब्यूनल का नाम ध्यान रखिएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, NCLT कहते हैं, NCLT कहते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नाम है इसका। ठीक है, जो बेसिकली रेजोल्यूशन प्लान लेके आ रही है। अच्छा यहाँ पे मैं रिलायंस जियो की बात कर लेता हूँ। रिलायंस जियो जो है वो रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, मतलब अनिल अंबानी की जो 2 कंपनियां थी उनके कई एसेट्स खरीदेगी, और नियर अबाउट ये 4700 करोड़ के जो है एसेट्स है वो खरीद लेगी। कौन का खरीद लेगी? रिलायंस जियो खरीद लेगी। ठीक है, किससे खरीद लेगी? अनिल अंबानी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड से। चलिए आगे बात करते हैं बाइजू की। बाइजू ने जो है वो शेयर एक्वायर कर लिया है व्हाइट हैट के, और नियर अबाउट $300 मिलियन के जो शेयर हैं वो एक्वायर कर लिए हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये व्हाइट हैट क्या है? ये स्टार्टअप बेसिकली कंपनी है, और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और इनोवेशन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बाइजू ने इसके क्यों शेयर एक्वायर किए हैं? क्योंकि ये चाहते हैं, बाइजू जो है आपको पता है कि ये नर्सरी से लेकर के शायद हो सकता है कक्षा 5 से लेकर के, तो मैं स्कूलिंग की बात करूंगा सीधे सीधे, तो स्कूलिंग के जितनी भी क्लासेस होती हैं ये उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, और आप इनके कोर्सेज परचेस करने पड़ते हैं, आपको फ्री नहीं मिलेंगे, आपको कोर्सेज परचेस करने पड़ेंगे। नियर अबाउट 20-25 हज़ार के 50,000 तक भी कोर्सेज होते हैं इनके। ठीक है, तो जो स्कूलिंग के कोर्सेज होते हैं उनके यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। बाइजू की जो खुद की टोटल एसेट्स हैं, मतलब जो कंपनी के खुद का अगर मैं बात करूँ ये कितने करोड़ की कंपनी है, तो $8 बिलियन की कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो आज की करंट अफेयर दोस्तों मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।